ओके, तो व्हाट इज लाइफ साइकिल हुक बेसिकली? ओके, तो लाइफ साइकिल हुक क्या है? जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं बेसिकली LWC में, तो वो किसी स्पेसिफिक पे ट्रिगर कर रहा है, वो मेथड कभी स्पेसिफिक ट्रिगर कर रहा है स्पेसिफिक इंस्टेंस पे। तो वो जो इंस्टेंस हमारा ट्रिगर कर रहा है बेसिकली, उसको हम लाइफ साइकिल हुक में लेके आते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कैलकुलेशन या कोई एक्शन परफॉर्म हो जब भी हमारा कंपोनेंट लोड हो। ओके, या फिर कोई एक्शन परफॉर्म हो जब हमने कुछ भी चेंज किया, कोई भी वैल्यू चेंज किया, कोई भी मेथड कॉल किया, उसके चेंज पे हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके केस में हम यूज करते हैं कि ये हमारा लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो इसमें जो भी लाइफ साइकिल है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, तो लाइफ साइकिल हुक्स, तो हमारे पास टोटल 6 लाइफ साइकिल हुक होते हैं। ओके, तो 6 लाइफ साइकिल हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है कंस्ट्रक्टर, दूसरा है हमारा कनेक्टेड कॉल बैक, तीसरा है हमारा रेंडर कॉल बैक। ओके, फोर्थ है हमारा रेंडर, और फिफ्थ है डिस्कनेक्टेड कॉल बैक, और लास्ट है हमारा एरर कॉल बैक। ओके, तो इसमें कनेक्टेड कॉल बैक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कनेक्टेड कॉल बैक बेसिकली क्या है, सॉरी कंस्ट्रक्टर क्या है हमारा बेसिकली, कॉल्ड व्हेन कंपोनेंट इज क्रिएटेड। मतलब जब भी आप कंपोनेंट जब भी हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं और ब्राउज जब उसको हम यूज करते हैं ब्राउजर पे, कम्युनिटी पे, रिकॉर्ड पेज पे, होम पेज पे, इसका मतलब जब भी हम उसको रिफ्रेश करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा यूआई कैसा दिख रहा है, तो बिहाइंड में जो होता है वो कंपोनेंट क्रिएट होता है। मतलब जो भी उसका कंपोनेंट, टेम्पलेट, HTML, जो भी हम डिव टैग यूज कर रहे हैं, वो सारे टैग उसके बिहाइंड में क्रिएट होते हैं, मतलब वो यूआई क्रिएट होता है। तो इसलिए बोल रहा है कि जब भी मतलब जब एक कॉल तब होता है जब कंपोनेंट हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, तो फ्लो, हाँ, अब इसका जो फ्लो होता है बेसिकली, इसका फ्लो होता है दिस बुक हाउ फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो पेरेंट टू चाइल्ड वर्क करता है, मतलब आपने दो दो कंपोनेंट बनाया है, और एक कंपोनेंट आपने पेरेंट है आपका और दूसरा आपका चाइल्ड है, और आपने एक चाइल्ड में यूज किया है कंस्ट्रक्टर और एक पेरेंट में कंस्ट्रक्टर यूज किया है। तो आपका जो पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर वो पहले कॉल होगा, उसके बाद सेकेंड जो आपका चाइल्ड में है वो कॉल होगा। यू कांट एक्सेस चाइल्ड कंपोनेंट एलिमेंट बिकॉज दे डोंट एग्जिस्ट। चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है, जब तक हमारा पेरेंट कंपोनेंट फुली क्रिएट नहीं हो जाता, मतलब fully जब तक वो हमारे ब्राउजर पर शो नहीं होता तब तक वो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि वो चाइल्ड को पहले कॉल नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस टाइम पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब तक हमारा चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट नहीं होगा तब तक वो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो फ्लो होता है कंस्ट्रक्टर का वो पेरेंट टू चाइल्ड होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी आर नॉट पास एट आइदर प्रॉपर्टीज आर असाइन टू द कंपोनेंट। ओके, तो जब तक हमारा प्रॉपर्टी हम नहीं पास करते जब तक वो फुल्ली असाइन ना हो जाए, तो इसलिए हम कोई भी वेरिएबल, कोई भी असाइनमेंट करते हैं तो कनेक्टेड कॉलबैक में के हुक में करते हैं, ताकि हमारा वो फुल्ली असाइनमेंट हो जाए, इनिशियलाइजेशन हो जाए, उसके बाद वो चाइल्ड पे वो डेटा जाए। ओके, तो हम पहले कंस्ट्रक्टर को चेक करते हैं कि कैसे इसका वर्क है, कैसे ये दिखता है, और हम कैसे इसको डिबग कर सकते हैं। ओके, तो हम आते हैं अपने VS कोड में बेसिकली। ठीक है, तो हमने कल के एपिसोड में यही बताया था कि हमने दो कंपोनेंट बनाया था, एक पेरेंट बनाया था, एक हमने इसको चाइल्ड बनाया था। तो हम इसको यूज करते हैं आज उसी कंपोनेंट पे। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट है बेसिकली, जो हेलो है हमारा हेलो वर्ड, ये हमारा पेरेंट है। जो चाइल्ड हेलो वर्ड है ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब, ये- हम जो कल का था उसको अभी के लिए कमेंट डाल देते हैं, और अब कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर यूज करने के लिए हमें अब यहाँ पे डिफाइन करना होता है कंस्ट्रक्टर। ओके, दिस वन। तो कोई भी हमें डिबगिंग करना है, कोई भी मैसेज देखना है कि ये आ रहा है या प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए हमें एक हमारा पास जावास्क्रिप्ट में होता है कंसोल। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, इसमें आप कोई भी मैसेज टाइप करोगे तो आपका उसमें जब आप वहां पे इंस्पेक्ट करोगे यूआई पे तो आपको दिखेगा कि क्या आपने मैसेज टाइप किया है, तो आप इससे डिबग कर सकते हो प्रॉपरली। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, यहाँ पे ऐसे मैसेज डाल देता हूँ। ठीक है, सेम इसको कॉपी कर लेते हैं हम। ओके, कॉपी करके हम अपने चाइल्ड वाले में आते हैं। तो चाइल्ड कंपोनेंट कहाँ पे हमारा, सॉरी हमने चाइल्ड में लिख दिया था, पेरेंट वाले पे आते हैं। पेरेंट वाले में आते हैं, हम यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, हम इसको कमेंट कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करते हैं। तो हमने वहाँ पे ये हमारा पेरेंट है, ठीक है, तो हम इसको पेरेंट रहने देते हैं और इसको डिप्लॉय कर दो। ठीक है, और चाइल्ड वाले में आइए, इसको चाइल्ड हम दे देते हैं ताकि इससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि प्रॉपर हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ। ठीक है, तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया। अब आते हैं हम इसको भी डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने डिप्लॉय भी कर दिया है। ठीक है, अब डिप्लॉय करने के बाद अब आपको क्या करना है इसमें। ठीक है, तो अब आते हैं हम यूआई पे। यहाँ पे तो हमने कल कंपोनेंट ड्रैग किया था होम पेज पे, तो आते हैं हम होम पे। ओके, तो यहाँ पे एरर दे रहा है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर प्लीज मस्ट बी इन दिस डिराइव क्लास। ओके, तो जब भी हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें सुपर कीवर्ड यूज करना होता है। ठीक है, तो बिना सुपर कीवर्ड का वो यूज नहीं करता। सुपर कीवर्ड ही हमारा डिफाइन करता है कि हमारा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर करके आपको ऐसे यूज करना होता है। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड का मतलब है हमें डिफाइन करता है कि हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये आपको प्रॉपर्टी को इन है बेसिकली एक्सटेंड करता है। तो जब आप सुपर कीवर्ड लिख लोगे तो इसका मतलब हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो बिना इससे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है। ठीक है, हम इसमें भी आते हैं अपने पेरेंट में, इसको यहाँ भी हम सुपर यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको आप डिप्लॉय कर लेते हैं। ओके, तो अब हमने डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद अब दोबारा हम यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करते हैं अभी के लिए। तो अब हमारा कंपोनेंट नॉट रीड प्रॉपर्टी डेटा। ओके, ये हमारा जो पहले का एरर है वो सारे दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सारे कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम अनकमेंटेड पे छोड़ देते हैं ताकि एरर हमें ना मिले। ठीक है, क्योंकि एरर मिलेगा तो हम उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने में टाइम जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देते हैं, बट हम इसको हम मेंशन कर देंगे कि हमारा कंस्ट्रक्टर कौन सा है। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्टर फर्स्ट लाइफ साइकिल। ओके, तो ऐसे कमेंट डाल के हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एरर नहीं आया, लेकिन अब हमें चेक करना है कंस्ट्रक्टर पहले कौन सा कॉल हुआ है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर पहले कौन सा कॉल हुआ है यहाँ पे डिबग में चेक करेंगे। ओके, तो आप देखो पहले कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल हुआ है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड देन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर मीन्स चाइल्ड वाला। अगर आप चाइल्ड पे देखोगे तो मैंने
चाइल्ड पे कंस्ट्रक्टर का कॉल डाल दिया था, ठीक है ए, तो आप इसको चाइल्ड डाल दो ताकि आपको पता लगे, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ओके। अब हमारा अगला है कनेक्टेड कॉल बैक, ओके। तो कनेक्टेड कॉल बैक क्या होता है, जब भी हम कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल हमें इनिशियलाइज करना होता है तो हम उसको यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो कब हमारा कॉल होगा, कब हमारा उसको चेक करना होता है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ओके। अब दोबारा चेक करना है आपको कनेक्टेड कॉल बैक, ठीक है। तो हम आते हैं कनेक्टेड कॉल बैक। तो आप देखिए कनेक्टेड कॉल बैक में क्या है, कॉल्ड व्हेन द एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू अ डॉक्यूमेंट, मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया तब हमारा कनेक्टेड कॉल बैक कॉल होता है, ठीक है। सो दिस हुक फ्लो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, मतलब हमारा ये भी फ्लो पेरेंट टू चाइल्ड ही कॉल होता है, मतलब पहले पेरेंट का जो भी कनेक्टेड कॉल बैक होगा वो कॉल होगा, उसके बाद चाइल्ड का कॉल होगा, ठीक है। यूज कनेक्टेड कॉल बैक टू इंटरेक्ट विद द कंपोनेंट एनवायरनमेंट, तो आप कनेक्टेड कॉल बैक को यूज कर सकते हो इंटरेक्शन के लिए, जैसे आपको कोई भी डेटा ऑनलोड पे लेके आने हैं या कोई भी डेटा आपको कुछ भी परफॉर्म करना है कि ऑनलोड पे हो जाए, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो बेसिकली, कि हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी डेटा कोई भी वेरिएबल आप चाहते हो चेंज कर दो, जैसे ही कनेक्टेड कॉल बैक हो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाए तो आप उसकी वैल्यू ट्रू कर सकते हो, राइट। तो जब भी हमारे आप अपने भाषा में समझना चाहते हो तो यह है कि जब भी आपका ऑनलोड हो रहा है, क्योंकि बिहाइंड में कंस्ट्रक्टर भी पहले कॉल होता है फिर कनेक्टेड कॉल बैक कॉल होता है, लेकिन आप समझ लो कि जैसे हमारा कंपोनेंट लोड होगा उस टाइम पे अगर मुझे कुछ परफॉर्मेंस करना है बिना किसी इवेंट के, तो हम कनेक्टेड कॉल बैक को यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपने कंपोनेंट में। अब कंपोनेंट में हमारा ये पेरेंट वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर था, ओके। तो अब क्या करना है, हमें कनेक्टेड कॉल बैक यूज करना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लाइफ साइकिल था, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में ड्रॉप कर देना, मैं देख लूंगा, ओके, डिस्कस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें कनेक्टेड कॉल बैक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टेड कॉल बैक, देन तो मेथड हम जैसे बनाते हैं, जैसे मैंने कल के बताया था कि वो जैसे मेथड बनाते हैं वैसे कनेक्टेड कॉल बैक का भी मेथड हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरा पेरेंट है, अब यहाँ पे आप दे दो कि ये हमारा कॉल हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो पेरेंट कनेक्टेड कॉल बैक कॉल्ड, या आप कोई भी वेरिएबल बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इज कनेक्टेड कॉल बैक वैल्यू, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको एक बार यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप चेक कीजिएगा कि क्या है, ओके। दिस डॉट इज कनेक्टेड कॉल बैक, यहाँ पे हम डाल देते हैं कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको करने के बाद यहाँ पे चेक किया, अब कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी फॉल्स था मैंने ट्रू असाइन कर दिया, ओके। अब यहाँ पे चेक करते हैं कनेक्टेड कॉल बैक में, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रक्टर की जगह पे आप कनेक्टेड कॉल बैक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पेरेंट कंस्ट्रक्टर वेरिएबल
चेक, ठीक है। और यहाँ पे सेम वेरिएबल चेक डाल दो। ओके, यहाँ पे हमने कर लिया। तो इसमें हमें एक वो दिख जाएगा कैसे हमने इसको किया हुआ है, ठीक है। तो एक कॉल बैक, एक कनेक्टेड कॉल बैक हम इसमें भी डाल देते हैं, चाइल्ड में भी, ताकि इससे आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे वो चाइल्ड कब कॉल हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ हम वेरिएबल नहीं डालते हैं, सिर्फ इसकी कंसोल डॉट लॉग डाल देते हैं ताकि हम उसमें चेक कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम चाइल्ड कनेक्टेड कॉल बैक कॉल्ड, ठीक है। अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा दो कंपोनेंट है हमारा, दोनों कंपोनेंट को ध्यान पे रखते हुए हम चलना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा एक तो ये हो गया। ओके, तो अभी कंपोनेंट पे हमारा ये चाइल्ड वाला है, पेरेंट वाला है, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। आपने रिफ्रेश किया, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉल हुआ, पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। फिर पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड वेरिएबल चेक, क्या वैल्यूज क्या आई, फॉल्स। हमने क्या किया था उसमें कंस्ट्रक्टर में उसकी वैल्यू चेंज कर दिया था, ट्रू कर दिया था। अब देखो क्या हुआ, पेरेंट कनेक्टेड कॉल बैक कॉल्ड और पेरेंट कनेक्टेड कॉल्ड वेरिएबल चेक, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। मतलब उसकी वैल्यू हमने कंस्ट्रक्टर में चेंज कर दिया था, तो जब कनेक्टेड कॉल बैक हुआ तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई। मतलब आपने वैल्यू के इनिशियलाइजेशन चेंज कर दिया कनेक्टेड कंस्ट्रक्टर में, तो कनेक्टेड कॉल में उसकी वैल्यू ट्रू आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। तो आप जब भी ऐसे फ्लो में काम क्योंकि ये हमारा लाइफ साइकिल है, हमें फ्लो में हमें करना है कि पहले पेरेंट में वैल्यू हमारा सब कुछ हो जाए, फिर चाइल्ड में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस। तो आप ऐसे आप यूज कर सकते हो बेसिकली। ओके, किसी का क्वेश्चन, ओके, मंजुनाथ, कैन वी कॉल एपेक्स कॉल फ्रॉम कंस्ट्रक्टर और एनी वर्ड। तो मंजुनाथ, हम किस वायर मेथड को किसी मेथड के अंदर नहीं कॉल कर सकते हैं, वायर क्योंकि हमारा ऑन लोड पे चलता है, ठीक है। इसलिए हम वायर को किसी मेथड के अंदर हम नहीं कॉल कर सकते, चाहे वो कनेक्टेड कॉल बैक हो, चाहे आप कंस्ट्रक्टर हो। लेकिन आप एपेक्स को कॉल कर सकते हो, एपेक्स मेथड को कॉल कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो हम कैसे, हमारा एक वीडियो इंग्लिश में है जिसमें हाउ टू कॉल एपेक्स एपेक्स क्लास इन LWC, आप उसके बाद देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीकेंड हम हमारा यही क्लास है, तो हम उसमें ये सारे डिस्कस करेंगे कैसे मेथड को कॉल करेंगे, कनेक्टेड कॉल बैक में, कंस्ट्रक्टर में भी कॉल कर सकते हैं, और किसी भी ऑन चेन इवेंट पे भी हम कैसे कॉल करेंगे। तो ठीक है, कनेक्टेड कॉल बैक हो गया, उसके बाद हमारा आता है रेंडर, ठीक है। तो हम आते हैं, ओके, रेंडर कॉल बैक। तो रेंडर कॉल बैक में क्या होता है कि जो भी हमें कोई भी, मतलब मल्टीपल टाइम क्या होता है, जब भी कोई भी आपका कंपोनेंट मतलब रेंडर होता है, तो उस टाइम पे रेंडर कॉल बैक चलता है, ठीक है। बट आपको नहीं पता कि कैसे इसको रेंडर, ये कैसे रेंडर होता रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं पहले। तो अब देखिए किसका क्या है, कॉल्ड आफ्टर एवरी रेंडर और द कंपोनेंट दिस लाइफ साइकिल हुक इज स्पेसिफाई लाइट कंपोनेंट, इट इज फ्रॉम द HTML कस्टम एलिमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके, जब भी हम उसमें चेंज करते हैं कुछ भी वेरिएबल उसकी वैल्यू, तो वो आपका रेंडर करता है उस टाइम पे। ओके, तो render when the value is property change and the property is used either directly in the component template or directly in the getter method, that time is call। ओके, जब भी हमारा उसके कनेक्टेड कॉल पे उसमें जब भी हमारा मेथड कॉल होता है या उसको हमारी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, जब भी उसकी वैल्यू चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा, उसको रेंडर करता है हमेशा, ठीक है।
तो जब भी ये रेंडर होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगा उस टाइम पे। ओके, तो हम आते हैं इसको और इसके फ्लो को देखते हैं। तो हमारे पेरेंट में आते हैं। ओके, इसको भी हमने डाल देते हैं यहाँ पे हमारा सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे हम देते हैं रेंडर, रेंडर कॉल बैक। ओके, और यहाँ पे हमें कंसोल दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने पेरेंट रेंडर कॉल बैक। ओके, उसके बाद हमने पेरेंट में दे दिया, सेम हम चाइल्ड पे भी एक ऐसे बना देते हैं। ये हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम देखिए मैं साथ में डिप्लॉय भी करते जा रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे उससे क्या होगा कि आपका काम भी चलता रहेगा और साथ में डिप्लॉय भी हो जाएगा प्रीवियस। तो आप दो कंपोनेंट पे काम करो तो उस पे काम कंपोनेंट पे सेव करने के बाद आप डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट। तो चाइल्ड रेंडर कॉल बैक। ओके, अब तो एक हो गया ये कि इस कैसे कॉल होता है। उसके बाद पूरे कंपोनेंट में कुछ भी चेंज होता है तो कैसे कब कॉल होता है, तो हम उसको अभी रेंडर में उसको देखेंगे एक अलग सेट। अब हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि कैसे हम मल्टीपल टेम्पलेट बना सकते हैं HTML मतलब LWC में। मतलब एक JS रहेगा आपका, लेकिन आपने मल्टीपल टेम्पलेट बना लिया यूज करने के लिए, वो भी हम आज अभी बताएंगे। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं अभी और चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, आप देखोगे पहला हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, फिर हमारा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओके, तब पेरेंट का भी कनेक्टेड कॉल बैक कॉल हो गया। ओके, और पेरेंट का यहाँ पे हमारा चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, चाइल्ड का कनेक्टेड कॉल बैक कॉल हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, चाइल्ड का रेंडर कॉल बैक पहले कॉल हुआ, उसके बाद पेरेंट का रेंडर कॉल बैक कॉल हुआ। मतलब जब भी आपको कोई भी ऐसा कैलकुलेशन, ऐसा कोई परफॉर्म करना है कि पहले चाइल्ड में वो चले फिर पेरेंट पे वो इम्पैक्ट करे, तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, रेंडर कॉल बैक यूज करोगे। कि चाइल्ड का पहले वहां पे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि चाइल्ड में ये मेरा HTML दिख जाए, या आप कुछ डेटा दिखाना चाहते हो कि ये डेटा दिख जाए, फिर पेरेंट का मेरा शो करे, तो उस केस में आपको कुछ करना है हैंडलिंग करने के लिए, तो उस केस में आप रेंडर कॉल बैक यूज करोगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट है इसमें रेंडर। तो रेंडर क्या करता है बेसिकली, रेंडर दिस मेथड अपडेट द UI। ओके, इट मे बी कॉल्ड बिफोर और आफ्टर कनेक्टेड कॉल बैक। ओके, तो अब क्या होता है कि जैसे कि आपने मल्टीपल HTML टेम्पलेट बना लिया। ठीक है, अब आपको मल्टीपल मल्टीपल HTML टेम्पलेट बना दिया, लेकिन अब आपको उसको शो भी तो करना है। तो आप उसको कैसे कंडीशनली शो कर सकते हो बेसिकली, कि पहले मेरा ये दिखे, उसके बाद दूसरा वाला दिखे, फिर अगर दूसरा मुझे नहीं देखना है तो तीसरा वाला दिखे। तो उसको कैसे देखना है, उसको कैसे हम हैंडल करेंगे बेसिकली, उसको हम रेंडर रेंडर से चेक करते हैं। ठीक है, तो हम देखिए एग्जांपल भी दिया है, इमेजिन दैट यू कंपोनेंट कैन बी रेंडर इन टू डिफरेंट वे बट यू डोंट हैव मिक्स द HTML। तो आप चाहते हो कि आपने आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ जहाँ पे मैं डेटा इनपुट करूंगा। हाँ, दो HTML बना लिया, एक में डेटा इनपुट करो, दूसरे में डेटा आपको शो करना है। तो आप नहीं चाहते हो कि मेरा दोनों HTML एक ही HTML में मिक्स हो जाए।
तो आपको अलग अलग 2 HTML टेम्पलेट बना लो उसके लिए, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरा ये पेरेंट वाला, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको मैं चाहता हूँ कि एक और HTML टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ यहाँ, ठीक है। अभी मेरा एक है, इसी में मैं एक और बनाना चाहता हूँ। तो अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे, आप राइट क्लिक करो इस प्रोजेक्ट, मतलब कंपोनेंट जो जो है कंपोनेंट का नाम है, ठीक है। यहाँ कंपोनेंट पे अपना माउस का राइट क्लिक करो, ऊपर देखें न्यू फाइल आ रहा है, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपको जो भी टेम्पलेट का नाम देना है आप दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे टेम्पलेट ही दे देता हूँ एक बार, टेम्पलेट 2 करके दे देता हूँ, .html, ये आपको फाइल एक्सटेंशन देना ही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया, मेरा ये देखिए HTML टेम्पलेट ये बन गया, ओके, ये मेरा टेम्पलेट हो गया। अब मुझे इसको टेम्पलेट को बनाने के लिए तो मुझे हमेशा ए टैग यूज करना है, ये मैंने बताया था LWC में ए टेम्पलेट ही मेरा मैंडेटरी, इसकी जो बॉडी है आपकी यही स्टार्ट होगी पहले। HTML आपका, जैसे हम HTML बनाते हैं तो HTML में हमारा पहले HTML लिखते हैं, ऐसे ही हमारा LWC में पहले जो भी उसका HTML यूज करते हैं वो टेम्पलेट यूज करते हैं फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम उसमें कुछ भी करते हैं, ओके। तो अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे समझ लो मैंने एक मैसेज दिखा देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने एक मैसेज दिखा देता हूँ, मैंने एक डिप टैग बना लिया, ओके, डिप टैग में। और आपको कुछ यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। या मैं एक इसको थोड़ा सा कार्ड में बना सकता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से लाइटनिंग हाइफन कार्ड यूज करते हैं ऐसे। तो आप लाइटनिंग कार्ड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे टाइटल, टाइटल टाइटल में आपको दे दो मेरा टेम्पलेट टू कॉल्ड या रेंडर, ओके। अब देखिए ऐसे एरर दिखाता है तो आपको अपना लाइटनिंग का भी उसको टैग क्लोज करना होगा, ठीक है। अब मेरा क्लोज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कुछ भी करना है तो दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ओके। तो अब यहाँ पे मैं, मुझे कुछ मैसेज दिखाना है तो मैं मैसेज दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं मैसेज डाल देता हूँ एक करके, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए से हेलो सेल्स फोर्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी यूआई दिखाना है, कुछ डेटा दिखाना है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इस टेम्पलेट को डिप्लॉय कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, अब मेरा डिप्लॉय हो गया। अब आपको यूज करना है, तो यूज करने से पहले क्या करना होता है, इसको रेंडर कॉलबैक यूज करने से पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे जीएस में आपको इस, मैंने कहा था कुछ भी यूज करना है LWC में तो उसको बिना इंपोर्ट किए आप यूज नहीं कर सकते। मैंने टेम्पलेट बनाया है लेकिन टेम्पलेट को इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, उसको यूआई पे चेंज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए। तो बिना इसको इंपोर्ट किए हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इंपोर्ट करना होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट, इंपोर्ट कर दिया मैंने। अब आप या तो अपने कंपोनेंट का सेम नेम दे सकते हो या आप कुछ भी प्राइमरी सेकेंडरी करके भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इजी है, देखो मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है कि मैं जब भी नाम देता हूँ तो जो मेरा मेथड का नाम होता है सेम मेथड का नाम दे देता हूँ, और जो कंपोनेंट का नाम हो कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ, मतलब जो भी हमारा टेम्पलेट का नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा ये वाला एचटीएमएल टेम्पलेट का नाम है हेलो वर्ल्ड, तो मैं हेलो वर्ल्ड देता हूँ, ओके। आप अपने हिसाब से प्राइमरी दे दो, या मैं चलो प्राइमरी दे देता हूँ यहाँ पे, प्राइमरी टेम्पलेट, ओके। देन यहाँ से फ्रॉम, ये कर लो। फ्रॉम के बाद यहाँ पे आपको यूज करने से पहले हमेशा सिंगल कोट्स में आपको डॉट देना है पहले, ठीक है। डॉट देने के बाद फॉरवर्ड स्लैश, ये भी मैंडेटरी है, इसको नहीं भूलना है। उसके बाद आपका ये जो टेम्पलेट का नाम है
इसको देना है एग्जैक्ट। अगर आपको नाम नहीं याद है तो आप क्या करोगे, नाम तो ऐसे दिख जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से रीनेम कर लो ऐसे, बट रीनेम नहीं करना है, यहाँ से लास्ट में आके इसको जस्ट कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे बार क्लिक कर दो, अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा फिर जैसा था। तो यहाँ पे आप रीनेम करके हमने इसका काम नाम कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमारा ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, सेम नेम कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको जल्दी के लिए, बस पेस्ट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे प्राइमरी दिया था, इसका नाम मैं सेकेंडरी दे देता हूँ। ओके, अब मेरा इस टेम्पलेट का क्या नाम है, ये वाले का टेम्पलेट 2 HTML, ठीक है। इसको भी मैं सेम रीनेम करता हूँ और लास्ट में आके इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे एडिट कीजिए, ठीक है। अब मेरा ये काम हो गया। अब इसको कब मेरा ये पहला वाला दिखना चाहिए और कब सेकंड वाला दिखना चाहिए कंपोनेंट, इसको रेंडरिंग करने के लिए भी हमें कुछ कंडीशन तो देना पड़ेगा ना, कि अगर दोनों दो टेम्पलेट है तो कौन सा पहला दिखना चाहिए, कौन सा बाद में दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसकी कंडीशन भी हमें हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये मेरा थर्ड वाला था, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पे, यहाँ, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या था, रेंडर। ओके, ये रेंडर मेथड हो गया मेरा। अब रेंडर करने के लिए हमें कोई भी कंपोनेंट जब भी रेंडर करोगे, आप उसको हमेशा कंडीशनली ही चेंज करोगे, डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कर लो, जैसे कोई वेरिएबल बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ पहले, जैसे ये वाला वेरिएबल है, मैं थोड़ा अच्छे देता हूँ, इज रेंडर इक्वल टू फॉल्स। मैं बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स कर दिया, मतलब जब इज रेंडर हो उसकी वैल्यू फॉल्स है, तो मेरा क्या हो, पहला वाला रिटर्न करे। ओके, दिस कंडीशन चेक कर लो यहाँ पे, ये वेरिएबल का नाम, मतलब इसकी वैल्यू अगर कंडीशनली चेंज करना है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क में आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू यूज कर सकते हो। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि इफ कंडीशन भी यूज कर सकते हो, बट आपका दो ही वेरिएबल है, दो ही कंडीशन चेक करना है तो आप डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको, अगर ये इज ट्रू, अगर ये इज ट्रू है तो आपको क्या करना है, पहला वाला दिखाना है या दूसरा वाला दिखाना है। तो मैं अगर ये फॉल्स, ये ट्रू है, तो मेरा कौन सा दिखना चाहिए, टेम्पलेट, इसमें सेकेंड वाला दिखना चाहिए, ये वाला। यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न कर दिया। देन कॉलन, कॉलन लगाते हैं हम। उसके बाद अगर ये नहीं, ट्रू नहीं है तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मेरा फर्स्ट वाला दिखेगा। ओके, तो मैंने कंडीशन लगा दिया यहाँ पे। अब इसी कंडीशन चेंज भी तो करना होता है ना, तो चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो एक मेथड बनाए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन चेंज पे बनाया था, यहाँ पे एक मेथड बनाया था, ठीक है। तो हम आते हैं HTML पे, HTML पे यहाँ पे मेरा ये हेलो वर्ड वाले HTML पे मैं आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक बटन था, ठीक है। इस बटन पे मैंने ऑन चेंज था, इस पे मैंने यूज किया था। अब मैं इस ऑन चेंज पे इसकी वैल्यू को, जैसे मेथड था मेरा ये वाला मेथड, आपका क्या नाम है, लेबल ग्रीटिंग वाला का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रीटिंग वाले पे ही मेथड पे जब क्लिक करूंगा तो वो मेरा कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ अपने कौन से मेथड में, ऑन क्लिक चेंज हैंडलर, ठीक है। तो मेरा ग्रीटिंग वाला जो मेथड है, तो मैं इसके जेएस में आता हूँ, मेरा कहाँ पे ऑन चेंज हैंडलर ए वाला। तो देखिए ये मेरी वैल्यू थी यहाँ पे, मैं इसी की जगह नीचे ही ये वाला जो वैल्यू हमने यहाँ पे भी कंडीशनली चेक किया ना, यहाँ पे रेंडर में ये वाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ, तब तो शो करेगा मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिस डॉट इक्वल टू ट्रू डाल दिया, ठीक है। अब ट्रू डाल दिया, अब मेरा सब कुछ सेट हो गया। अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेंडर का कंडीशन क्या है, ये हमारा फोर्थ है, ठीक।
हमारा कंडीशन क्या है, इफ वेरिएबल, मतलब ये आप इफ कंडीशन मानो, इफ इज रेंडर क्वेश्चन मार्क मतलब ट्रू है तो सेकंड वाला दिखेगा, अदरवाइज प्राइमरी वाला दिखेगा। मैं इफ कंडीशन भी लगा के अभी दिखाऊंगा। चलिए हम चेक करते हैं पहले इसको। यहाँ पे आते हैं, अभी जो मेरा यूआई है, ये जो भी सारा यूआई है मेरा किस पे, हेलो वाले पे, कंपोनेंट पे। अब प्राइमरी वाले पे क्या लिखा था हमने, सेकंड टेम्पलेट पे क्या लिखा है हमने, देखिए ये सारे यूआई हमारा हेलो वाले पे, ये सब सारा जो भी हमने दिया था डेकोरेटर वायर सब इस पे था, ठीक है। लेकिन जो हेलो जो हमारा ये वाला है टेम्पलेट 2 में हमारा सिर्फ हेलो सक्सेस सेल्सफोर्स लिखा है, ठीक है। तो हम आते हैं इसको, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। ओके, अभी हमारा ये दिख रहा है, ये पहला कंपोनेंट। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, सी कंपोनेंट टू रेंडर हेलो सेल्सफोर्स, ठीक है। तो अभी हमने कंडीशनली यूज किया इसको। आप यहाँ पे इफ कंडीशन भी लगा के यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा लिखने, तो आप क्या करो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आप ऐसे चेक कर लो, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा लो, इफ पैरेंथेसिस दे दो, इस वेरिएबल का नाम कॉपी कर लो यहाँ पे, ठीक है। इफ ए मेरा इक्वल इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू है, तो आप रिटर्न करोगे कौन सा वाला, ए वाला टेम्पलेट यूज कर लो, इसको इस टेम्पलेट को रिटर्न कर दो ऐसे। एल्स अदरवाइज बाय डिफॉल्ट किसको रिटर्न करेगा, प्राइमरी वाले को, ठीक है। तो ये मेरा प्राइमरी टेम्पलेट हो गया प्राइमरी। अब इसको हम कॉपी कर मतलब डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने रेंडरिंग ऐसे यूज नहीं किया, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कंडीशनली लगा के, ठीक है। तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे यूज कर लो, ओके। मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। मेरा ये पहला कंपोनेंट दिख रहा है। अब मैं इसको रिग्रेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा दूसरा टेम्पलेट दिखने लगा, ओके। तो ये मेरा हो गया रेंडर का यूज, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है डिसकनेक्टेड कॉलबैक। डिसकनेक्टेड कॉलबैक क्या होता है, बेसिकली तभी कॉल होता है जैसे कि मेरा कोई कंपोनेंट, बेसिकली कोई कंपोनेंट उस डॉक्यूमेंट से रिमूव्ड हो रहा है। रिमूव का मतलब ये नहीं कि वहां से गायब हो जाए, मतलब कंपोनेंट आपका उसकी यूआई दिखाने के लिए आपने उसको कंडीशनली लगा दिया, तो वो इसका मतलब रिमूव हो गया, मतलब आपकी यूआई पे नहीं दिख रहा है, मतलब वो कंपोनेंट रिमूव हो गया। जब वो रिमूव हो जाएगा तो आपको एक डिसकनेक्टेड कॉलबैक कॉल होता है, ओके। तो अब क्या करोगे यहाँ पे, इसमें जैसे एक कंपोनेंट पे हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे साइकिल फिफ्थ है, ठीक है। अब यहाँ साइकिल फिफ्थ पे हम आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या कॉल करना है, अपना मेथड का नाम फिफ्थ, ओके। तो यहाँ पे अब यहाँ पे कॉल करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे डिसकनेक्टेड कॉल। तो डिसकनेक्टेड कॉल बैक कब कॉल होगा, जब हमारा कोई भी कंपोनेंट क्या होगा, डॉम से रिमूव होगा, मतलब ब्राउजर से उसका यूआई गायब होगा, तो वो हमारा दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हम कंसोल लगाते हैं और चेक करते हैं कि कैसे वो गायब होता है और कैसे वो हमारा एक डिस्कनेक्टेड कॉल में कॉल होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं डिसकनेक्टेड कॉल बैक, ओके। तो यहाँ पे हमने कॉल कर दिया डिसकनेक्टेड कॉल बैक। अब यहाँ पे जो मेरा HTML था ये वाला फर्स्ट वाले में, अब देखोगे मैंने यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट यूज किया था, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज पास कर रहा था, ओके। अब मैं यहाँ पे कंडीशनली ये नहीं दिख रहा था,
ठीक है, जब हम कंडीशनली करते हैं या फिर मैसेज पास करते थे तो चाइल्ड पे दिखता था बेसिकली। चाइल्ड मतलब जो हमारा एक कंपोनेंट है वाला चाइल्ड कंपोनेंट, यहाँ पे उसका मैसेज दिखता है ना। तो अब मैंने यहाँ पे कंडीशन भी लगाया है, तो उसका कंडीशन क्या होगा, जैसे मैंने उसकी वैल्यू रिमूव कर दिया तो रिमूव हो जाएगा। तो मतलब हमारा चाइल्ड कंपोनेंट नहीं दिखेगा। तो मैं कैसे उसको एग्जांपल में दिखाता हूँ। पहले ये समझ में आ गया, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, मैंने चाइल्ड कंपोनेंट कॉल किया, यहाँ पे वैल्यू दिखाया है। और इसके पेरेंट पे मैंने क्या किया, पे यहाँ पे देखिए अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, डायरेक्टली इसकी वैल्यू पास किया है। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। ओके, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू क्या होता है, दिखता रहता है ना। मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड में है उसकी वैल्यू से ग्रीटिंग का नहीं दिखता, लेकिन ये तो दिखता है हमारा हेलो मैसेज फ्रॉम पेरेंट, ये तो हमेशा दिखता रहता है। तो क्या करता हूँ मैं, इसको कंडीशन लगा देता हूँ बेसिकली, कि जब तक ये डॉम, जब तक इसकी वैल्यू ना रहे तब तक वो ना दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कंडीशन लगाते हैं, टेम्पलेट इफ ट्रू। ठीक है, और इसको हटा के कर्ली ब्रेसेस लगा दो। अब मेरा एक ग्रीटिंग जो वैल्यू पास कर रहे हैं ये वाले, अगर इसमें वैल्यू है तभी ये कंपोनेंट कॉल होगा। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू हम रिमूव करेंगे तो मतलब इसकी यूआई गायब हो जाएगा, तो हमारा डिसकनेक्टेड कॉल बैक कॉल होगा उस टाइम। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यूआई पे कि कैसे इसकी वैल्यू मतलब रिमूव होती है, और यूआई से डॉम पे रिमूव कैसे होता है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी मेरे चाइल्ड पे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको इंस्पेक्ट में लगा देता हूँ ताकि आपको वो वैल्यू दिखे। ठीक है, अभी देखिए सारे डिस्कनेक्टेड जो जो भी हमारा कैलेंडर है, कॉल बैक है, सब कॉल और कॉल हो जाए। अब मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको डिस्कनेक्टेड के बाद अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैं मैसेज डालता हूँ, जैसे टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने कंडीशन भी लगाया है उसका। हाँ, तो एक बार रेंडर को हम यहाँ पे हटा देते हैं ताकि उसको हम देख सकें। ठीक है, रेंडर वाले के हमें यहाँ पे अभी कंडीशन हटा देते हैं, वाइड ए वाले कंडीशन को ऐसे अभी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारा दूसरा टेम्पलेट ना दिखे जिसमें हमारा वो कंपोनेंट कॉल हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं दोबारा। अभी हमारा वो हो गया, उसको हटा दिया हमने रेंडर। अब रेंडर कॉल होगा लेकिन आपका कंपोनेंट पेज इन वैल्यू टेम्पलेट रिटर्न बाय द रेंडर। ओके, एक्चुअली हमने रेंडर कॉल किया है। ठीक है, तो रेंडर से हमें यहाँ से रिटर्न करना पड़ता है कोई ना कोई कंपोनेंट। तो हम अभी इसको कमेंट करके रख देते हैं, अभी हम रेंडर को यूज नहीं डायरेक्टली। ठीक है, या तो आप यहाँ पे जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है प्राइमरी कंपोनेंट, उसको रिटर्न कर सकते हो, उसको भी वो दिखाई देगा। ठीक है, तो बट हम अभी इसको कमेंट लगा देते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं यहाँ पे आके, और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ओके, हमने रिफ्रेश कर लिया यहाँ पे। अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं एक बार। तो अब देखिए अभी मेरा कंपोनेंट चाइल्ड का वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ टेस्ट। तो देखिए ये मेरा चाइल्ड में मैसेज लिखा था ना, हेलो मैसेज फ्रॉम पेरेंट, यहाँ पे टेस्ट दिख रहा है। अभी आप देखो यहाँ पे क्या क्या कॉल हो रहा है। ठीक है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, रेंडर बना बोला था कुछ भी वैल्यू हम जब रेंडर करते हैं तो रेंडर कॉल होता है। देखिए यहाँ पे रेंडर भी कॉल हो रहा है अब दोबारा, और रेंडर कॉल बैक पेरेंट का भी कॉल हो रहा है। ठीक है, अब इसको और रिफ्रेश करता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। मतलब अब ये मेरा जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। अब चाइल्ड कंपोनेंट को मैं डॉम से रिमूव करता हूँ। रिमूव मतलब उसको कंडीशनली लगाया हुआ है, तो जब इसमें कोई वैल्यू नहीं होगा तो वो दिखेगा नहीं। तो मैं इसको हटा दिया यहाँ। ठीक है, अब मेरा ये कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब कंपोनेंट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम आके चेक करते हैं। रेंडर कॉल बैक कॉल हुआ, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब
यहाँ पे डिसकनेक्टेड कॉल बैक क्यों देख रहा है, क्योंकि हमने उसको पेरेंट में लगा दिया है, ठीक है। और हमने पेरेंट को तो डिस्कनेक्ट कर नहीं रहे हैं, हम किसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड को। तो हमें चाइल्ड में डिस्कनेक्टेड कॉल बैक यूज करना हो कि हमें उस टाइम पे कोई परफॉर्म करना है उसके लिए, ठीक है। तो ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है। यहाँ पे मैं डालता हूँ अब डिस्कनेक्टेड कॉल बैक कॉल, ओके। अब इसको मैं जैसे ही रिमूव करूंगा डॉम से तो आपका दिखाएगा, क्योंकि आपको ऐसा कोई परफॉर्म करना है कि जैसे आप कंपोनेंट आपका डॉम से रिमूव हो जाए उस टाइम पे कुछ भी परफॉर्म करना है, तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमें डाल दिया टेस्ट, ठीक है। और इसको करते हैं रिमूव। तो आप देखिए यहाँ पे डिसकनेक्टेड कॉल बैक, मतलब मेरा चाइल्ड पेरेंट यहाँ से देखिए गायब हो गया। जब मैं इसको लगाऊंगा तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट दिखने लगा, हेलो पेरेंट, हेलो मैसेज फ्रॉम पेरेंट, ओके। तो देखिए रेंडर कॉल बैक यहाँ पे कॉल हो गया। अब मैं इसको टी को हटाता हूँ जैसे, तो जैसे ही मेरा चंपू देखिए कंपोनेंट का वैल्यू गायब हो गया, तो यहाँ पे डिसकनेक्टेड कॉल बैक कॉल। तो ये मेरा होता है डिसकनेक्टेड कॉल बैक, ठीक है। अब हमारा लास्ट है इसमें एरर कॉल बैक। तो एरर कॉल बैक का हमारा मोस्टली यूज हम करते हैं कि जब हमारे कंपोनेंट पे कोई कुछ भी एरर आता है, उस टाइम पे हमें इस को कॉल करना होता है, तब उस टाइम पे हमें ही दिखता है, ठीक है। तो कुछ भी एरर आ रहा है उसको हमें चेक करना है, तो उस केस में आप चेक कर सकते हो, ठीक है, डोम में। तो उस एरर को हमें चेक करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो एरर कॉल व्हेन दिस कंपोनेंट थ्रो एन एरर, जब भी कंपोनेंट आपका कुछ भी एरर थ्रो कर रहा है उस टाइम पे आपको चेक करना है, ठीक है। द एरर आर्गुमेंट इज अ जावास्क्रिप्ट नेटिव एरर ऑब्जेक्ट। तो जो भी डेटा रहेगा उसमें जावास्क्रिप्ट का नेटिव में ही आता है। जैसे कि इसमें एरर आपको जो आप मेथड बनाओगे तो आपको एरर कॉमा स्टैक, तो आपका ये स्टैक उसमें देना होता है, ओके। तो चलिए मैं इसको चेक करते हैं, हम लोग आते हैं इसमें HTML में बेसिकली। तो ये मेरा कंपोनेंट है, हेलो कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ लास्ट में, इसको हम यहाँ पे एक इसको प्रॉपरली बी टैग दे देते हैं और प्रॉपर इसको हम अब यहाँ पे अब एक लाइटनिंग कार्ड यूज करते हैं, उसको यहाँ प्रॉपर इसको हम एरर टैग का देते हैं, ठीक है, लाइटनिंग कार्ड। और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ इसमें एरर कॉल कर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे दे दो, बेसिकली दे दिया हमने। अब हमने यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल देना है तो आप दे सकते हैं हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैं एक डीप टैग बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप दे दो कुछ भी, एरर अकर, ओके, यहाँ पे दे दिया। अब आते हैं हम यहाँ पे टेम्पलेट, कि यहाँ पे जब भी मेरा एरर मतलब निकल आएगा तो हम उसको इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि टेम्पलेट में कि जब एरर आए तभी दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इफ यहाँ पे ये ट्रू लगा दें, ठीक है, वेरिएबल। तो एरर ये एरर वेरिएबल मैंने भी नहीं बनाया है, तो मैं जेएस में जेएस का कोड लिखूंगा तो उसमें बना लूंगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले फंक्शनैलिटी एचटीएमएल का बना रहे हो तो वेरिएबल डिफाइन कर लो यहाँ पे, बाकी जब वहां पे जाओ तो उसको इनिशियलाइज कर दो, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। और जब मेरा एरर, देखो मैंने यहाँ पे ट्रू लगाया, तो अब ऐसे ही सेम ट्रू की जगह पे फॉल्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ट्रू की जगह पे फॉल्स यूज, फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि आपका एरर नहीं है उस केस में, ठीक है। तो जब एरर नहीं है
उस केस में अगर आपको कुछ फंक्शनलिटी करना है तो उस केस में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम इसी को लाइटनिंग डेट अपना कार्ड को यूज कर लेता हूँ यहीं पे सेम। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एरर नॉट अकाउंट। ओके, तो ऐसे दे देता हूँ मैं। अब जब यहाँ पे कुछ नहीं आया तो यहाँ आप दे सकते हो एरर डिड नॉट अकर। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये दे दिया, लेकिन जब तक एरर नहीं आएगा तब तक तो आपको दिखाना नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं जावा स्क्रिप्ट में, इसका जेएस में हम आते हैं। अब जेएस में आपको यहाँ पे अब एरर कॉलबैक को यूज करना है, लेकिन उसके पहले आपको दो वेरिएबल हम बना लेते हैं। दो वेरिएबल कौन कौन सा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरर कॉल बैक वेरिएबल इनिशियलाइज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एरर नाम का, और एक मैं स्टैक नाम का बना लूंगा। तो मेरा ये दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल हो गए मेरे, तो मुझे अब आना है एरर कॉल बैक में। ठीक है, यहाँ पे मुझे एरर कॉल बैक देना है। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, लिखना है आपको एरर के कॉल बैक। उसके बाद आपको डिफाइन करना एरर कॉमा स्टैक। ठीक है, ऐसे आपको यूज करना है। तो जब तक आपका एरर उस पर नहीं आता है तब तक वो एरर नहीं दिखाई देता। आप कंसोल डॉट लॉग करके चेक भी कर सकते हैं। कंसोल कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि एरर कॉल बैक कॉल। ठीक है, अगर एरर आता है तो यहाँ पर आप दिस डॉट, जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया है तो दिस डॉट एरर को, एरर वाला जो वेरिएबल यहाँ पे बनाया है ये वाला वेरिएबल, ठीक है, इसको यहाँ पे एरर असाइन कर दो। अब कोई एरर नहीं आया है, स्टैक में कोई वैल्यू आ रही है, तो आप स्टैक की वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर दो। ठीक है, हम चेक करते हैं, वैसे एरर अभी कोई कंपोनेंट पे आ नहीं रहा है तो हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ रिफ्रेश करके, वैसे कॉल नहीं होगा बट हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक कंपोनेंट पे कोई एरर नहीं आता है तब तक कोई वो दिखाई नहीं देता। तो आप देखें यहाँ पे मेरा कॉल नहीं हुआ है, लेकिन आपको कैसे यूज करना है, आपको डिफरेंट ऐसे ही यूज करना है बेसिकली। ठीक है, तो कंपोनेंट पे एरर लाने के लिए आप वो क्या कर सकते हो, जैसे कुछ भी वैल्यू आप डायरेक्टली यूज कर लो बिना कंडीशन के। ठीक है, तो बिना कंडीशन का कुछ भी जैसे वैल्यू उसमें आने चाहता है और उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया है आपने, तो उसमें एरर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कंडीशन से डेटा आता था तो उसमें मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे डेटा हटा दो तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू नहीं मिलेगा, डेटा उसको नहीं देगा, डेटा नहीं देगा। अगर डेटा नहीं आएगा तो कुछ एरर आएगा। तो इसको हम डिप्लॉय करके चेक करते हैं कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसका हम एचटीएमएल जेएस भी चेक कर लेते हैं, जेएस में हमारा प्रॉपर कॉल है कि नहीं, मतलब वो वायर मेथड कॉल है कि नहीं कॉल है। हमने वेयर वायर बनाया था यहाँ, ये वायर कॉल किया हमने। तो अब हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं ऊपर। आ यहाँ पे रिफ्रेश कर लो। ओके, जब हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया तो कंपोनेंट पे एरर आना चाहिए। कंपोनेंट में देखिए यहाँ पे एरर आ गया। अब हम चेक करते हैं कि एरर कॉल बैक हमारा कहाँ पे दिख रहा है। हमारा इसमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारे HTML कंपोनेंट का वो दिखा रहा है।
तो एरर कॉल बैक इसका हमारा जो भी एरर आता है तो ये हमारा HTML का एरर है, इसलिए शायद वो नहीं आ रहा है, मेथड अनडिफाइंड दिखा रहा है। ठीक है, तो एरर कॉल बैक भी बेसिकली हम ऐसे ही यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे डेटा, क्योंकि ये भी हमारा एक यूज है एरर कॉल बैक का। तो मोस्टली हम लोग जैसे यहाँ पे इसमें होता है तो हम मोस्टली ऐसे ही एरर को हैंडल कर लेते हैं। तो क्या होता है कि एरर आने का उतना चांसेस ही नहीं होता है जिससे हमारा उसमें कॉल हो। राइट, तो आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट वीकेंड हम इसमें यूज करेंगे कि कैसे हम कॉल करते हैं और कैसे हम उसको एपेक्स मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन है तो चैट देख लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट हम और वेट कर लेते हैं, किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीकेंड हम डिस्कस करेंगे कि एपेक्स मेथड कैसे कॉल करेंगे, कैटेड कॉल बैक में कैसे कॉल करेंगे, और हम कैसे अ, किसी भी ऑन चेंज पे, ऑन क्लिक पे मेथड कैसे कॉल करेंगे। तो हम ये सारे डिस्कस करेंगे एपेक्स से रिलेटेड कि कैसे किसी भी मेथड को कॉल करेंगे हम एपेक्स में। किसी कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। आप कंपोनेंट लाइब्रेरी में जरूर देखो, मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ कंपोनेंट लाइब्रेरी में आप जितना यूज करोगे उतना ही आपके पास नॉलेज होगा, क्योंकि कंपोनेंट लाइब्रेरी ही ऐसा है जो आपको सारे टैग का नॉलेज देगा। उसमें भी जावा स्क्रिप्ट थोड़ा थोड़ा है, अब वो भी यूज कर सकते हो, बहुत ही यूजफुल है। आप उतना ही सीख जाओगे, आप काम करना सीख जाओगे जितना जावा स्क्रिप्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी में सेल्सफोर्स ने दिया है। एक्सपर्ट होने के लिए आपको एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो बस, लेकिन नॉर्मली बस काम करना है तो उतना सेल्सफोर्स ने HTML जावास्क्रिप्ट दिया हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है,